अगर मैं आपसे कहूं कि मुंबई जैसे शहर में जहां हर दिन लाखों लोग एक दूसरे के बेहद करीब होकर भी अजनबी बने रहते हैं, वहां एक आदमी अचानक गायब हो गया और आज तक किसी को ये ठीक नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। क्या वो एक ऐसी ट्रेन में चढ़ गया जो जिंदा लोगों के लिए नहीं रुकती? तो शायद आप इसे एक और आम गुमशुदगी का मामला मानकर आगे बढ़ जाएंगे। मुंबई पुलिस के आर्काइव्स में एक ऐसी धूल भरी फाइल दबी हुई है जिसके पन्नों पर दर्ज तारीखें और बयान किसी भी तर्कशील इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। लेकिन आगे जो पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है वो कभी किसी न्यूज चैनल ने नहीं दिखाया, और शायद इसी वजह से ये कहानी आज भी अधूरी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दबी हुई, अनसुलझी और डरावनी सच्ची घटनाएं सामने आती रहें, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां तभी जिंदा रहती हैं जब कोई उन्हें सुनने वाला हो। केस नंबर CR 12/402 साल 2006। ये फाइल अमित देशमुख की है, जो कुर्ला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से एक ऐसी रात को गायब हुआ जिसकी गुत्थी आज 20 साल बाद भी अनसुलझी है। पुलिस की डायरी के पहले पैराग्राफ में दर्ज है कि अमित कोई अपराधी नहीं था, ना ही उसका कोई दुश्मन था। वो एक सीधा साधा नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर था जिसकी जिंदगी घड़ी की सुइयों के साथ चलती थी। लेकिन जुलाई की उन तूफानी रातों में अमित के साथ कुछ ऐसा घट रहा था जिसने पुलिस की ठोस जांच और इंसानी यकीन के बीच की दीवार को धुंधला कर दिया था। मुंबई में हर साल सैकड़ों लोग लापता होते हैं। कुछ लोग घर छोड़कर चले जाते हैं, कुछ काम की तलाश में शहर बदल लेते हैं, कुछ मानसिक तनाव में गलत फैसले कर बैठते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका नाम बस एक रिपोर्ट नंबर बनकर रह जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों या सालों के भीतर कोई न कोई जवाब मिल ही जाता है। पुलिस की फाइलें बंद हो जाती हैं, परिवार वाले या तो अपनों को पा लेते हैं या फिर उनकी यादों के साथ समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कागजों में खुले रह जाते हैं और लोगों की यादों में एक अधूरी कहानी की तरह घूमते रहते हैं। अमित देशमुख का मामला भी वैसा ही है, एक ऐसा मामला जिसने तर्क और विश्वास की सीमाओं को धुंधला कर दिया। ये मामला साल 2006 के आसपास का बताया जाता है। मुंबई उस समय बदल रही थी, लेकिन उसकी आत्मा वही थी, भागती हुई, कभी न रुकने वाली। इस कहानी का केंद्र है कुर्ला रेलवे स्टेशन। दिन में यह स्टेशन मुंबई के बाकी स्टेशनों जैसा ही लगता है। शोर, पसीने की गंध, वड़ा पाव की महक, भीड़, धक्का मुक्की और लगातार भागती जिंदगियां। हार्बर लाइन और सेंट्रल लाइन की ट्रेनें यहाँ रुकती हैं। हर घंटे हजारों लोग प्लेटफॉर्म बदलते हैं और शायद ही किसी को इस बात से फर्क पड़ता हो कि उनके पास से कौन गुजरा। यहाँ हर चेहरा भीड़ का हिस्सा है और हर आवाज शोर में गुम है। लेकिन रात के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वही स्टेशन बिल्कुल अलग रूप ले लेता है। जब लोकल ट्रेनों की गड़गड़ाहट थमने लगती है, जब आखिरी लोकल के बाद प्लेटफॉर्म पर एक अजीब किस्म का सन्नाटा उतर आता है, उस समय स्टेशन की लोहे की छतें, पुराने खंभे और पटरियों के बीच का अंधेरा कुछ और ही कहानी बयां करने लगता है। साल 2006 में कुर्ला स्टेशन पर नाइट शिफ्ट की व्यवस्था आज जैसी सख्त और तकनीकी रूप से उन्नत नहीं थी। हर कोने में CCTV कैमरे नहीं लगे थे, डिजिटल एंट्री एग्जिट सिस्टम मौजूद नहीं था, और ज्यादातर जानकारी कर्मचारियों की यादों, हाथ से लिखे ड्यूटी रजिस्टर और मौखिक बयानों पर ही निर्भर करती थी। रात करीब 2:30 बजे के बाद स्टेशन पर स्टाफ बेहद सीमित हो जाता था। कई प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो जाते थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 उन्हीं में से एक माना जाता था। ये वो प्लेटफॉर्म था जहां देर रात बहुत कम ट्रेनें रुकती थी और जहां अक्सर एक अजीब सा भारीपन महसूस किया जाता था। कुली, सफाई कर्मचारी और पुलिस वाले भी रात के उस पहर में इस प्लेटफॉर्म के सुनसान कोनों में जाने से कतराते थे। हालांकि उस समय तक इसे सिर्फ संयोग, थकान या मन का वहम माना जाता था। कोई भी इसे खुलकर डर का नाम नहीं देता था। इसी प्लेटफॉर्म और इसी अजीब सन्नाटे से जुड़ा नाम है अमित देशमुख का। अमित कोई रेलवे कर्मचारी नहीं था, ना ही किसी बड़े सरकारी विभाग से उसका कोई संबंध था। वो एक साधारण मध्यम वर्गीय मराठी युवक था। वो एक प्राइवेट लॉजिस्टिक्स कंपनी में नाइट शिफ्ट सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था। उसकी उम्र उस समय करीब 28 साल थी। उसका कद काठी सामान्य था, रंग गेहुआ और आंखों में एक ऐसी शांति थी जो अक्सर उन लोगों में देखी जाती है जो अपनी दुनिया में ही रहना पसंद करते हैं। सहकर्मियों के अनुसार वो समय का पाबंद था, काम के प्रति बेहद गंभीर और अपनी निजी जिंदगी को लेकर बेहद सीमित। वो घाटकोपर ईस्ट में किराए के छोटे से कमरे में रहता था। उसके परिवार के लोग महाराष्ट्र के एक छोटे शहर, संभवतः नासिक या उसके आसपास के किसी गांव में रहते थे। मुंबई में अमित का जीवन ज्यादातर काम और एक तय रूटीन के इर्द गिर्द ही घूमता था। अमित की दिनचर्या मशीन की तरह सेट थी।
शाम को कमरे से निकलना, वड़ा पाव या कुछ हल्का खाना, फिर ड्यूटी पर जाना। पूरी रात वेयरहाउस में ट्रकों की लोडिंग अनलोडिंग का हिसाब रखना, लेबर को मैनेज करना और सुबह होते होते घर लौटना। लेकिन जुलाई 2006 के उन दिनों में उसकी शिफ्ट का समय थोड़ा बदला हुआ था। उसे देर रात तक रुकना पड़ता था, जिसके कारण वो अक्सर 2:17 बजे की आखिरी लोकल पकड़ता था। ये रूटीन इतना पक्का था कि उसके कुछ सहकर्मी मजाक में कहा करते थे कि अमित बिना घड़ी देखे भी बता सकता है कि ट्रेन कितने मिनट लेट है। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर ज्यादा इधर उधर नहीं देखता था। उसका मानना था कि मुंबई की रातों में अगर आप बेवजह चीजों पर ध्यान देने लगे तो दिमाग खुद ही कहानियां गढ़ने लगता है। वो बस अपनी ट्रेन का इंतजार करता और चुपचाप निकल जाता। वो उन लोगों में से नहीं था जो स्टेशन पर किसी अजनबी से बात शुरू करे। तारीख थी 14 जुलाई 2006। मुंबई में मॉनसून अपने चरम पर था। हवा में नमी थी और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। उस रात अमित की शिफ्ट सामान्य से थोड़ी देर से खत्म हुई। वेयरहाउस में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ गई थीं और पुणे से आने वाले एक ट्रक के देर से पहुंचने की वजह से कागजी काम अटक गया था। जब वो सब निपटाकर कुर्ला स्टेशन पहुंचा तो स्टेशन की बड़ी घड़ी में करीब 2:34 बज रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर उस समय एक चाय वाला अपना स्टॉल समेट रहा था और बर्तनों की खड़खड़ाहट उस सन्नाटे को और गहरा कर रही थी। स्टेशन पर वही भारी सी खामोशी थी जो आखिरी ट्रेनों के बाद उतर आती है। अमित रोज की तरह प्लेटफॉर्म के बीच वाले हिस्से में खड़ा होकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि बारिश की वजह से आखिरी लोकल लेट होगी। इसी इंतजार के दौरान उसकी नजर प्लेटफॉर्म की एक लोहे की बेंच पर बैठी एक लड़की पर गई। वो अमित से करीब 20-25 कदम की दूरी पर बैठी थी। उसके कपड़े बेहद साधारण थे, हल्के रंग का, शायद सफेद या क्रीम कलर का सलवार कुर्ता। उसके पास कोई बैग, पर्स या सामान नहीं दिख रहा था। वो बिल्कुल सीधी बैठी थी, जैसे कोई मूर्ति हो। उसके बाल खुले थे और हवा न होने के बावजूद कभी कभी हिलते हुए महसूस हो रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी नजरें लगातार पटरियों के उस अंधेरे हिस्से की तरफ थीं, जहां से ट्रेन के आने की उम्मीद थी। शुरुआत में अमित ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुंबई में रात के समय स्टेशन पर लोगों का दिख जाना, चाहे वो महिला हो या पुरुष, कोई बहुत बड़ी असामान्य बात नहीं है। कई बार लोग झगड़ा करके घर से निकल आते हैं या किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। अमित ने सोचा कि शायद वो भी किसी का इंतजार कर रही होगी। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, अमित को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। करीब 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन उस लड़की ने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। ना ही उसने अपने बैठने का तरीका बदला था। वो बस एक टक अंधेरे को घूरे जा रही थी। बारिश की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसे ठंड का कोई असर नहीं हो रहा था। अमित ने अपनी कलाई घड़ी देखी। 2:45 हो चुके थे। जिज्ञासा और थोड़ी मानवीय चिंता के कारण अमित धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसे लगा कि शायद उसे मदद की जरूरत हो। कुछ कदम दूरी पर रुककर अमित ने हल्की आवाज में उससे पूछा, मैडम, क्या आप भी लोकल का इंतजार कर रही हैं? लड़की ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा लगा जैसे उसने सुना ही ना हो। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। अमित ने बाद में, जैसा कि पुलिस की पूछताछ में उसके कुछ दोस्तों ने बताया, जिक्र किया था कि उस लड़की का चेहरा एकदम सपाट था। न उदासी, न डर, न खुशी। उसकी आंखें पथराई हुई थीं। उसने अमित की तरफ देखे बिना फिर से पटरियों की ओर देखते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन जो ट्रेन मैं ढूंढ रही हूं वो रोज नहीं आती। अमित को यह जवाब थोड़ा अजीब और दार्शनिक लगा। उसे लगा शायद वो किसी परेशानी में है और बातों को घुमा रही है। माहौल को हल्का करने के लिए अमित ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, यहां आखिरी लोकल तो रोज आती है, बस थोड़ा लेट हो जाती है बारिश में। इस पर लड़की ने एक बहुत ही हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान के साथ कहा, सबके लिए नहीं आती। यह वाक्य सुनकर अमित के रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। वो कुछ और पूछना चाहता था, तभी दूर से ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। प्लेटफॉर्म पर मौजूद जो इक्का दुक्का लोग सो रहे थे, वे भी हलचल करने लगे। ट्रेन की हेडलाइट की रोशनी पटरियों पर पड़ी। अमित का ध्यान ट्रेन की तरफ गया। उसे राहत मिली कि चलो, घर जाने का समय हो गया। उसने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और पलक झपकते ही वापस उस लड़की की तरफ देखा कि उसे बता दे कि ट्रेन आ गई है। लेकिन बेंच खाली थी। वहां कोई नहीं था, न वो लड़की, न उसका कोई निशान। अमित हक्का बक्का रह गया। उसने बेंच के पीछे, खंभों के पास, यहां तक कि पटरियों की तरफ भी झांक कर देखा। स्टेशन के उस हिस्से में छिपने की कोई जगह नहीं थी और ट्रेन के आने में अभी भी कुछ सेकंड बाकी थे, तो वो इतनी जल्दी कहां जा सकती थी। अमित का तर्कशील दिमाग जवाब ढूंढने लगा। शायद वो तेजी से सीढ़ियों की तरफ चली गई होगी, या शायद अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दी।
ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। डिब्बे लगभग खाली थे। अमित एक खाली डिब्बे में चढ़ा और खिड़की वाली सीट पर बैठ गया। ट्रेन के चलने तक वो प्लेटफॉर्म की उस बेंच को घूरता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या था। उसने इसे अपनी थकान और नींद की कमी का असर माना और घर जाकर सो गया। अगले दिन यानी 15 जुलाई को अमित ने दिन भर इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं की। उसे लगा कि लोग हंसेंगे या उसे पागल समझेंगे, लेकिन उसके दिमाग में वो चेहरा और वो अजीब सा संवाद सबके लिए नहीं आती गूंजता रहा। 15 जुलाई की रात भी अमित की शिफ्ट देर तक चली। न चाहते हुए भी उसके कदम उसी समय उसी प्लेटफॉर्म की तरफ पड़ गए। घड़ी में 2:30 के आसपास का समय था। आज बारिश नहीं थी, लेकिन उमस बहुत ज्यादा थी। अमित की धड़कनें तेज थीं। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचा, उसकी नजरें सीधे उसी बेंच पर गईं और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो लड़की वहीं बैठी थी, उसी मुद्रा में, उसी तरह पटरियों को घूरते हुए। कपड़े भी वही थे। इस बार अमित के अंदर का डर जिज्ञासा में बदल गया। यह संयोग नहीं हो सकता था। वो सीधे उसके पास गया। इस बार उसने औपचारिकता नहीं दिखाई। उसने पूछा, तुम कल भी यहीं थी और फिर अचानक चली गई? तुम रोज यहाँ आती हो? लड़की ने इस बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द जमा हो। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, जब से वो हादसा हुआ है तब से यहीं हूं। हादसा? कौन सा हादसा? अमित ने तुरंत पूछा। लड़की कुछ सेकंड चुप रही। स्टेशन पर सन्नाटा इतना था कि अमित को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर लड़की बोली, आखिरी लोकल और एक गलत कदम। मुझे लगा था मैं पकड़ लूंगी। अमित के माथे पर पसीना आ गया। उसका गला सूखने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सुन रहा है। क्या ये लड़की किसी और की बात कर रही है या अपनी? इससे पहले कि अमित कुछ और बोल पाता, एक मालगाड़ी जोरदार आवाज करती हुई दूसरे ट्रैक से गुजरी। उस शोर में कुछ पलों के लिए सब कुछ डूब गया। जब शोर थमा और अमित ने दोबारा देखा तो बेंच फिर से खाली थी। इस बार अमित ने घर जाने वाली ट्रेन नहीं पकड़ी। उसके पैर कांप रहे थे। वो दौड़ता हुआ स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ गया। रात की ड्यूटी पर एक उम्रदराज स्टेशन मास्टर और एक जूनियर क्लर्क मौजूद थे। अमित ने बदहवास हालत में उनसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर किसी पुराने हादसे के बारे में पूछा। शुरुआत में उन्होंने उसे नशे में धुत समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन अमित की जिद और उसके चेहरे का डर देखकर पुराने स्टेशन मास्टर ने रजिस्टर पलटना शुरू किया और अपनी यादों पर जोर दिया। काफी देर बाद स्टेशन मास्टर ने चश्मा उतारते हुए जो बताया, उसने अमित की दुनिया हिला दी। उन्होंने बताया कि साल 2001 में, यानी करीब 5 साल पहले, उसी प्लेटफॉर्म पर एक 19-20 साल की लड़की की मौत हुई थी। वो कॉलेज स्टूडेंट थी और अक्सर लाइब्रेरी से देर रात लौटती थी। एक रात आखिरी लोकल पकड़ने की जल्दबाजी में बारिश के कारण उसका पैर फिसल गया था और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप में गिर गई थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उसका शरीर काफी देर तक पटरियों पर पड़ा रहा था, क्योंकि रात के वक्त मदद पहुंचने में देरी हो गई थी। अमित ने कांपते हुए पूछा, क्या उसने हल्के रंग का सलवार कुर्ता पहना था? स्टेशन मास्टर ने उसे अजीब नजरों से देखा और कहा, इतने साल हो गए, कपड़े तो याद नहीं, लेकिन हां, उस हादसे के बाद से कुछ कुलियों ने शिकायत की थी कि उन्हें वहां कुछ अजीब महसूस होता है, पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप केबिन से बाहर निकल आया। वो उस रात घर कैसे पहुंचा, उसे खुद याद नहीं रहा। अगले 2 दिन अमित के लिए नर्क जैसे थे। 16 जुलाई को वो काम पर गया, लेकिन उसका शरीर वहां था और दिमाग कहीं और। उसके सहकर्मियों ने नोटिस किया कि वो बेहद गुमसुम हो गया था। वो जो हमेशा काम पर फोकस करता था, अब शून्य में घूरता रहता था। उसके दोस्त रमेश ने उससे पूछा भी कि क्या कोई घर की परेशानी है, लेकिन अमित ने सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है उसे मुक्ति नहीं मिली है, वो किसी का इंतजार कर रही है। रमेश को लगा अमित किसी ब्रेकअप या प्यार के चक्कर में है, इसलिए उसने ज्यादा कुरेदा नहीं। 17 जुलाई 2006, ये वो तारीख है जो अमित के जीवन की आखिरी याद तारीख बनी। उस रात उसने अपने सुपरवाइजर से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो जल्दी जाना चाहता है, लेकिन वो घर नहीं गया। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और बात की जांच से पता चला कि वो रात 1 बजे के आसपास कुर्ला स्टेशन के आसपास था। उस रात क्या हुआ,
इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, लेकिन कुछ कड़ियां हैं जो इस रहस्य को गहराती हैं। प्लेटफॉर्म पर सफाई करने वाले एक कर्मचारी ने पुलिस को बाद में बताया कि उसने रात करीब 2 बजे एक आदमी को प्लेटफॉर्म नंबर 3 की उस बेंच पर बैठे देखा था। वो आदमी, जो हुलिये से अमित जैसा लग रहा था, हवा में बातें कर रहा था। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसके बगल में कोई बैठा हो। सफाई कर्मी को लगा कि कोई पागल है, इसलिए वो अपने काम में लगा रहा। थोड़ी देर बाद आखिरी लोकल आई और चली गई। सफाई कर्मी ने जब दोबारा उस तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था, न वो आदमी न कोई और। अगले दिन अमित काम पर नहीं आया। उसका फोन बंद आ रहा था। उसके मकान मालिक ने देखा कि उसका कमरा वैसे ही बंद है जैसा वो छोड़कर गया था। 2 दिन 3 दिन बीत गए। ऑफिस वालों ने उसके गांव संपर्क किया। उसके बूढ़े माता पिता घबराए हुए मुंबई आए। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने अस्पतालों, मुर्दाघरों और अन्य स्टेशनों पर तलाश की। कुर्ला स्टेशन के हर कोने को छान मारा गया। पटरियों के आसपास की झाड़ियों, नालों और सुनसान इमारतों की तलाशी ली गई, लेकिन अमित का कोई सुराग नहीं मिला। न उसका बैग, न उसका फोन, न उसकी आईडी और न ही उसका शरीर। पुलिस ने यह भी थ्योरी दी कि शायद मानसिक तनाव के कारण वो कहीं चला गया होगा, या शायद कोई दुर्घटना हो गई हो और उसका शव किसी मालगाड़ी के साथ आगे चला गया हो। लेकिन हर थ्योरी में कोई ना कोई कमी थी। अगर वो अपनी मर्जी से गया तो उसने अपने बैंक खाते से पैसे क्यों नहीं निकाले? अगर दुर्घटना हुई तो कोई खून का निशान या कोई गवाह क्यों नहीं मिला? जांच के दौरान स्टेशन मास्टर ने पुलिस को उस रात की घटना के बारे में बताया जब अमित पूछताछ करने आया था। ये बात पुलिस डायरी में एक अजीब फुटनोट बनकर रह गई। पुलिस भूतों की कहानियों पर केस नहीं सुलझाती, इसलिए इसे मानसिक अस्थिरता का नाम दे दिया गया। महीने साल में बदल गए। अमित की फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। उसके माता पिता हार मानकर गांव लौट गए, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उनका बेटा दरवाजे पर दस्तक देगा। लेकिन वो दस्तक कभी नहीं हुई। आज इतने सालों बाद भी अमित देशमुख का मामला एक अनसुलझी पहेली है। लेकिन कुर्ला स्टेशन के पुराने कर्मचारियों के बीच ये कहानी दबी जुबान में अब भी जिंदा है। वे कहते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात के उस पहर में जाना ठीक नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी बारिश वाली रातों में एक धुंधली आकृति को उस बेंच पर बैठे देखा है। और कभी-कभी जब सन्नाटा गहरा होता है तो उन्हें लगता है कि एक नहीं बल्कि 2 साए वहां बैठे हैं, एक उस लड़की का और दूसरा उस आदमी का जो उसे मुक्ति दिलाने की चाह में खुद उस दुनिया का हिस्सा बन गया। क्या अमित ने आत्महत्या की? क्या वो किसी अपराध का शिकार हुआ? या जैसा कि शहरी किंवदंतियां कहती हैं, वो एक ऐसी ट्रेन में चढ़ गया जो जिंदा लोगों के लिए नहीं रुकती? मुंबई अपनी रफ्तार में किसी के लिए नहीं रुकती। ट्रेनें आज भी आती हैं और जाती हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आज भी भीड़ उमड़ती है। लेकिन अगर आप कभी देर रात कुर्ला स्टेशन पर हों और अचानक आपको लगे कि कोई बेंच पर बैठा पटरियों को घूर रहा है, तो बेहतर यही होगा कि आप अपनी नजरें नीची रखें और अपनी ट्रेन का इंतजार करें। क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही रहनी चाहिए और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब मिलना सवाल के अनसुलझे रहने से ज्यादा खतरनाक होता है। अमित देशमुख अब सिर्फ एक नाम है पुलिस रिकॉर्ड में, लापता 2006 से। लेकिन कुर्ला की उन खामोश पटरियों के लिए वो एक ऐसा यात्री है जिसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है।